नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोगों ने पिछला लेक्चर डाला था, मध्य प्रदेश की नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने पहला अपवाह तंत्र पढ़ लिया था, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। और उसका दूसरा अपवाह तंत्र आज पढ़ेंगे, नर्मदा अपवाह तंत्र। पिछला लेक्चर कैसा लगा आपने पढ़ा, और इस लेक्चर को समझने के लिए पिछला लेक्चर आप जरूर देखना। तब आपको मेंस का एक आंसर हम लोग टैकल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। एक तो ओवरऑल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो कि 200 शब्दों में आपको लिखना होगा, और उसमें कैसे लिखना है मैं आपको आखिरी लेक्चर में उस चीज की फ्रेमिंग सिखा दूंगा, कैसे लिखना है। और लेकिन अभी मैंने आपको ये समझाया है कि अगर मान लीजिए कि आपको यमुना अपवाह तंत्र को डिटेल में लिखना पड़े तो 200 शब्दों में कौन कौन सी नदियों को टैकल करना है, मैंने उसके बारे में चर्चा कर दी है। अब आज हम लोग नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में वर्णन करेंगे। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा जैसा आप जानते हो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो अमरकंटक के पठार से होता है, अनूपपुर जिले से होता है। और यह नदी पूर्व से बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है और अंत में गुजरात में जाकर के कहां पर, खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पे समझते हैं एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, एस्चुरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी क्यों बनाती है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी क्यों नहीं बनाती, इसके कारण सुनना। क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अत्यधिक ढलान क्षेत्र में बहती हैं, और दूसरी बात, क्योंकि ये नदियां अत्यधिक ढाल में बहती हैं, और नर्मदा और ताप्ती स्पेशली बता देता हूँ भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण जब ये बहती हैं तो बहुत ज्यादा मलबा को कैरी नहीं करती हैं, अपने साथ नहीं ढोती हैं। मलबा होता ही नहीं है, क्योंकि पूरा इनका जो बेस है वो एक तरह से चट्टानी है। और ये नदियां अत्यधिक तीव्र गति से जाकर के सीधे समुद्र में विलीन हो जाती हैं। नदियों का जल मीठा है और समुद्र का जल खारा है। दोनों जब मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है, वहां पे एक एस्चुरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एस्चुरी। पता चल गया पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी क्यों बनाती हैं। उसका कारण है, एक तो ये नदियों का जो लेंथ है, अपवाह क्षेत्र बहुत छोटा है, अत्यधिक ढाल होती है, और इसके कारण नदियां अत्यधिक तीव्र ढंग से बहती हैं। इनके क्षेत्र में मलबा का अभाव रहता है, क्योंकि कम दूरी तय कर रही हैं, ऑलरेडी अपर्दित पठार से बह रही हैं। जितना पठार का अपर्दन होना था हो चुका है। पठार जो है अपने बेस को प्राप्त कर चुका है, अपने पैरेंटल रॉक को प्राप्त कर चुका है, जिसके कारण से इनके बहने वाले क्षेत्र में मलबा कम होता है। और ये इतनी गति, जो थोड़ा बहुत मलबा रहता भी है, इतनी तीव्र गति से जाती हैं और सीधे जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं। और वहां पर खारे पानी और मीठे पानी दोनों का नेचर अलग होता है। तो यहाँ पे मिश्रण होते समय एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग एस्चुरी कहते हैं। तो ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, जो नर्मदा है इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर मानी जाती है। मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, कहा है आपसे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसको मेंस में भी बहुत बार पूछा है, कैसे क्या लिखना है उसको आखिरी में टैकल कर दूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो हमारी नर्मदा नदी है लगभग 15 जिलों से बहती है, और 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी जाती है। कहाँ पर जाती है, अलीराजपुर से जब वो निकलती है तो थोड़ी जगह महाराष्ट्र में बहती है, और इसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है। तो कितने राज्यों से बहती है, तो 3 राज्यों से ये नदी बह रही है। इसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसकी 41 सहायक नदियां हैं। अब देखो नर्मदा कैसे बह रही है, अनूपपुर से ऐसे जा रही है। दाएं हाथ में नर्मदा के क्या है, सतपुड़ा। उत्तर में क्या है इसके, विंध्याचल। ठीक है, सतपुड़ा अत्यधिक वर्षा प्राप्त कर रहा है, कल हम लोगों ने देखा है, और विंध्याचल अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त कर रहा है। तो सतपुड़ा से 22 सहायक नदियां इससे आके मिलेंगी, कितनी, 22। और विंध्याचल से कितने आके मिलने वाली, उत्तर से कितने आके मिलेंगे, 19। टोटल 41 सहायक नदियां इससे आकर के मिलती हैं। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसकी, तवा, जो कि कहाँ से निकलती है, महादेव पहाड़ी से निकलती है, होशंगाबाद से। और ये आ करके बाद में नर्मदा में मिल जाती है। इसी तवा नदी पर इटारसी नामक स्थान पर डैम बनाया गया है, और जब इस डैम को निर्माण किया गया उसके बाद से ही होशंगाबाद, हरदा जैसे जिले जो है बाढ़ की समस्याओं से बहुत हद तक कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूर्ण, बहुत हद तक निजात पा चुके हैं।
और ये पूरे क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर बेल्ट के रूप में विकसित हो गया है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसका नाम क्या क्या है? इसको मैकलसुता, रेवा व नामोदास के नाम से जानते हैं। भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इतना हमको जानना है। इसके बाद इसके जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी में मुख्य रूप से कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्र धारा जलप्रपात, मुख्य 4 जलप्रपात को पढ़ना है। जो शुरू के 2 है, कपिल और दुग्ध धारा, है ना। 2 जो शुरू के जलप्रपात है ये अनूपपुर के पास ही है ना। और ये 8 मीटर और वो 15 मीटर रहता है। इसके बाद देखना दुग्ध धारा, और इसके बाद जो है धुआंधार जलप्रपात 18 मीटर जबलपुर पे है, सफेद संगमरमर के बीच में है। और सहस्त्र धारा जो है ये खरगोन के महेश्वर नामक स्थान पर, याद रखना महेश्वर कहाँ पे? खरगोन पर। और 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात का यह निर्माण करती है। ये पूरी नर्मदा नदी जो है किस प्रणाली का, कौन सा प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाभ प्रणाली का निर्माण करती है। वृक्षाभ प्रणाली का निर्माण करती है। तो ये नर्मदा नदी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया अभी। तो क्या हो गया, अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी नदी, रिवीजन करते हैं। टोटल इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 3 राज्यों से बहती है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, और इस नदी पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, है ना। लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, उसका एक आंसर का एक पहलू ये भी रहेगा। इसमें 29 बड़े डैम, ठीक है, 135 135 मध्यम आकार के डैम व 3000 अराउंड लगभग 3000 छोटे डैम का निर्माण किया गया है, या कुछ डैमों का निर्माण अभी किया जा रहा है। ठीक है, और इसी नदी पर गुजरात के नर्मदा जिले पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, जो अपनी लंबाई और पर्यावरण कई मुद्दों से लेकर के बड़ा विवादित रहा। और एक 1961 में इसकी नींव रखी गई थी, और जाकर के ये बना कब? 2017 में जाकर के ये कंप्लीट हो पाया। बहुत विवादों के बीच में रहा ये, क्योंकि भूकंप दृष्टि से भी इसको थोड़ा सा खतरनाक माना गया। बहुत सारे वनों की कटाई की गई, कृषि भूमि जलमग्न हो गई, लोगों का विस्थापन करना पड़ा। तो इन सब के चलते एक लंबा समय निकल गया। 1968 से सोचिए करीब करीब 55 साल से ऊपर ये समय था, 60 साल से ऊपर का समय था, और तब जाकर ये कंप्लीट हो पाया। तो ये इसमें इसकी परियोजनाओं के बारे में हो गया। अब आते हैं इसकी सहायक नदियों पर पढ़ लेते हैं। तवा नदी, तो तवा नदी कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत से निकल रही है, होशंगाबाद स्थान से निकलती है, 172 किलोमीटर लंबी है और सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछेगा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदियों के बारे में बताइए, तो कौन सी नदी है? तवा। कहाँ से निकल रही? महादेव पर्वत से। कहाँ, किस जिले पर है? होशंगाबाद जिले पर है। ठीक है, और 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी जो है इसकी कौन सी नदी? क्वेश्चन आपके लिए है, उत्तर से आके मिलेगी या दक्षिण से आके मिलेगी? हाँ सोचो जरा, कहाँ से आके मिलने वाली है? तो सतपुड़ा कहाँ स्थित है? इसके एक चित्र बना देता हूं, आप समझना इसको। हाँ, यहाँ पे ये नर्मदा बह रही है, ठीक है, इसके ऊपर है विंध्याचल, इसके नीचे सतपुड़ा। तो यहां से निकल रही ना ये, मतलब दक्षिण से निकल रही है ना। कहां से आ रही? सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी पार्ट से जा रही निकल के, और जाकर के नर्मदा में मिल जा रही है। पक्का? तो ये ध्यान रखना। तो ये तवा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगली रिवर पर, तवा नदी की, शक्कर नदी। शक्कर को समझना है भाई, शक्कर निकलती है छिंदवाड़ा से। कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है ना, ऐसे निकलती है। मैंने इसमें एक शायद तुम्हारे लिए मैप बनाया होगा, चलो यहाँ पे समझा देता हूं, नहीं है तो भी मैं आपको। यहाँ पे छिंदवाड़ा कौन सा? ये क्या है? बालाघाट है। ये क्या है? सिवनी। और ये छिंदवाड़ा। तो यहां से निकलती है नदी, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से निकलेगी। और ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा? ये नरसिंहपुर है। यहाँ पे नर्मदा आ रही है, इससे आकर के शक्कर नदी मिल जाएगी। ये शक्कर है। तो शक्कर क्वेश्चन पूछ सकता है, शक्कर कैसी बहती है? दक्षिण से
उत्तर की ओर बहती है। ये दिमाग में रखना आप लोग। शक्कर नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा से निकलती है। नर्मदा में कहाँ से मिल रही है? नरसिंहपुर जिले में जाकर के मिल रही है। ठीक है। और यहीं पर एक चीज और जान जाओ, यहीं से सीता रेवा निकलेगी और सीता रेवा भी जाके नरसिंहपुर में मिल जाएगी। तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, तो एक चीज ध्यान रखना अच्छे से कि ये हमारी शक्कर है और ये हमारी सीता रेवा है। और सीता रेवा को हम लोग बरही गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? वरही गंगा, बरही गंगा। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इसलिए लग रहा है इस बार, इस बरही गंगा के बारे में। दोनों नदी दक्षिण से उत्तर की ओर तो बही रही है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ना, वहां के लिए जो बालू ले जाया जा रहा है वो बरही गंगा, या बरही गंगा को सीता रेवा कहते हैं। इसी सीता रेवा का बालू अयोध्या में ले जाया जा रहा है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दोनों नदियां कहाँ से निकल रही हैं? सीता रेवा और शक्कर छिंदवाड़ा से निकल रही हैं। और कहाँ जाके मिल रही हैं? नरसिंहपुर में। किस नदी से मिल रही हैं? नर्मदा से मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग दिमाग में इस चीज को रखिएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको ये समझा दिया है सब कुछ। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। और ये अपवाह तंत्र जो है नर्मदा नदी का, मध्य प्रदेश में करीब करीब 90,000 से कम, 90,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र पर इसका अपवाह क्षेत्र है। तो ये दूसरा बड़ा अपवाह क्षेत्र है हमारा, नर्मदा अपवाह क्षेत्र। अब जो 4 बचे हैं वो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन कौन सा? ताप्ती, इसके बाद चौथा गोदावरी, इसके बाद आ जाएगा माही, और इसके बाद आ जाएगा महानदी। ये बड़े छोटे छोटे अपवाह क्षेत्र है। तो ये 2 बड़े थे अपवाह तंत्र हमारे मध्य प्रदेश के, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, अभी करवा देता हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा के रूप में क्यों जाना जाता है? इस क्वेश्चन का हल मैं यही मेंस का करवा देता हूं आपको। दिमाग में रखना, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण से इसको कहा जाता है ना। देखो, एक तो ये 15 जिलों में जाती है, और ये 15 जिले ऐसे हैं जो अच्छी जनसंख्या को होल्ड करते हैं। दूसरी बात, इसने जो है मध्य प्रदेश को एक कृषि प्रदेश के रूप में उभारा है। ठीक है। तीसरा देखना, यह कई सारे कुटीर उद्योगों को जन्म दिया है इसने, जैसे कि मछली उद्योग हो गया, हाँ, जैसे कि पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया। तो इन सब के कारण। चौथा देखना, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया इसने। 5वां देखना, ये जल विद्युत परियोजना को बहुत ज्यादा वो किया है, जल विद्युत परियोजना। इसके बाद देखना, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है, पेयजल सुविधा को इसने जनसंख्या को अट्रैक्ट किया है, बसाहट को बढ़ाया है, जनसंख्या को बढ़ाया है। तो ये आप एक चीज और देखो, इसी कारण से नर्मदा नदी में जब हमने देखा कृषि, कई सारे उद्योगों का विकास हुआ, बड़े बड़े उद्योग आए, और उद्योगों का, बड़े पर्यटन उद्योग के अलावा अन्य बड़े बड़े उद्योगों का भी विकास हुआ। तो एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन ये नर्मदा नदी कर रही है। ठीक है। और संभवतः नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में पानी हमेशा रहता है, तो इसके कारण भी पूरे साल जो है मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति होती रहती है। और कई सारे डैम बनाए गए इसमें, और डैम के माध्यम से भी पानी को रोका गया, जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई, कई सारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से माना जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है, लाइफ लाइन का मतलब अगर ये ना हो तो मध्य प्रदेश का विकास या मध्य प्रदेश का सर्वाइवल कैसे होगा। तो इसलिए ये नदी, आप देखिए जितनी नदी हम पढ़ रहे हैं, 15 जिलों को आप सोचिए, पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरा कोना लेके चल रही है। उसकी 41 सहायक नदियां, आप सोचो जरा, 41 सहायक नदियों ने कितना बड़े क्षेत्र को कवर कर दिया इसके। तो इसलिए जो है लगभग अगर मैं कहूं तो मध्य प्रदेश की 33 से 40% जनसंख्या को ये कवर कर देती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को होल्ड करने के कारण नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, कौन कौन से पॉइंट हमने लिया है। एक तो 15 जिलों को प्रत्यक्ष रूप से निकलती है, इसके बाद अगर इसकी सहायक नदियों को ले ले तो बहुत सारे जिलों के कैच कर लेती है। इसने जो है मध्य प्रदेश को कृषि प्रदेश के रूप में उभारा, और परिणाम देखिए आज मध्य प्रदेश जो है
खाद्यान्न के कटोरे के रूप में उभर गया। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आ गया, चने के उत्पादन में पहले स्थान पर, तिलहन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन पर पिछले साल महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पीछे कर दिया है और द्वितीय स्थान पर वर्तमान में आ गया है। तो और इसके बाद देखिए कुटीर उद्योग कई तरह से, पशुपालन, डेयरी उद्योग, बकरी पालन, आप देखिए कुक्कुट पालन, ये सब जो है नर्मदा नदी ने प्रमोट किया। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला, उद्योगों का विकास हुआ, प्लस वनीकरण को प्रोत्साहन दिया, है ना, वनीकरण को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण पर्यावरण भी हमारा अच्छा रहता है। जनसंख्या की बसाहट, पेयजल, जल विद्युत परियोजनाओं को इसने अट्रैक्ट किया। तो इस कारण से जो नर्मदा को है हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में कहते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक करते हैं। अगले लेक्चर पे हम नदियों का, मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 3 बनाएंगे, और जिसमें जो है जो 4 अपवाह तंत्र बचे हैं उसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स बताइए। बहुत जल्दी मैं मध्य प्रदेश स्पेशल का पेपर लेके आने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। जितने टॉपिक हो गए उससे करेंगे आपके साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।